हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट की दो वीडियोस में भी मैंने प्रीवियस ईयर के एसएससी एमटीएस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में भी हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ जो क्वेश्चन हैं, आगे के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, तो उसी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं। 2016 का जो पेपर था उसी के क्वेश्चन लिए हैं मैंने। अभी तक जितने भी दो वीडियो बनाए थे इसमें भी उसी के क्वेश्चन लिए। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। मैंने लास्ट टू वीडियोज़ में भी अप्रोच बताई थी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखना। तो हम देखेंगे कि कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली तो आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। दूसरी, आपको अगर शॉर्ट ट्रिक है कुछ, यानी कुछ शॉर्ट ट्रिक की रिक्वायर हो रही है तो वो भी पता होना चाहिए। तभी आप क्वेश्चन को जल्दी पकड़ पाओगे और उसे जल्दी सॉल्व कर पाओगे कम टाइम में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 टाइम्स। यानी कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी जो हाइट है वो 3 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस, यानी उसके जो बेस होता है उसके रेडियस की 3 गुना है। यानी हाइट सिंपल सा हम ये लिख लेंगे, हाइट जो है वो रेडियस का 3 गुना है पहले। ठीक है। तो जब हाइट रेडियस का 3 गुना है तो कुछ वॉल्यूम भी रहा होगा उसका, तो हम वी ले लेते हैं उसका वॉल्यूम। अब क्या बोला, इफ द हाइट वेयर 4 टाइम द रेडियस। अब हाइट क्या हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है रेडियस की। तो उसका जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम वुड बी 1078 मोर देन इट वॉज प्रीवियसली। यानी जो प्रीवियस वॉल्यूम था उसका 1078 से बढ़ गया, यानी 1078 गुना ज़्यादा हो गया। तो आपको बताना है कि उसका जो रेडियस, बेस ऑफ द रेडियस क्या होगा, यानी जो बेस की त्रिज्या होती है वो बतानी है। तो पहले हाइट इतनी थी तो उसका वॉल्यूम कुछ होगा। उसके बाद हाइट 4 गुना हो गई तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, द वॉल्यूम वुड बी 1078 सीसी मोर देन इट वॉज प्रीवियसली। ठीक है। तो नया वॉल्यूम हम सपोज वी डैश ले लेते हैं जो h=4r हुआ है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो हमें इसके लिए एक नॉर्मल बेसिक जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का, होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जब हम एच पहली बार रखेंगे, जो नॉर्मल वॉल्यूम था पहले, तो वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच का 3r था। तो ये हो जाएगा आपका 3r क्यूब, या फिर आप नॉर्मल ऐसे लिख सकते हो, ऐसा लिख लीजिए 3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 3 पाई r क्यूब। ठीक है। अब रेडियस कितनी हो गई, 4r। तो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच की जगह आपको 4r रखना है अब। तो अब हो जाएगा 4 पाई r क्यूब। ठीक है, 4 पाई r क्यूब। अब हमें क्या करना है, जो हमारा 4 पाई r क्यूब है और जो 3 पाई r क्यूब है उसका जो डिफरेंस दिया है वो 1078 दिया है। राइट, मतलब यही बोला ना, 4 पाई r क्यूब माइनस 3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 1078। इसका मतलब क्या होगा, जो पुराना वाला वॉल्यूम था, आप इसको इक्वेशन को ऐसे जमाओ कि जो नया वाला वॉल्यूम आया है वो पुराने वाले वॉल्यूम से 1078 ज़्यादा है। ठीक है, ऐसी बनेगी ना इक्वेशन, नया वाला वॉल्यूम पुराने वाले वॉल्यूम से 1078 ज़्यादा है। तो मैंने वी डैश की जगह पाई आर क्यूब रख दिया और वी की जगह 3 पाई r क्यूब रख दिया। तो जब मैं इसको लेफ्ट में ट्रांसफ़र करूँगा तो ये माइनस में हो जाएगा, वही चीज़ लिखिए। अब हमें सिंपल सा आंसर लाना है। तो देखो कैसे लाते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी के लिए। तो ये हो जाएगा। अब इसमें कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगाओगे आप, इसमें कैलकुलेशन जस्ट नीड कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। 4 पाई r क्यूब में से 3 पाई r क्यूब गए तो पाई r क्यूब बचता है। ठीक है, और ये है 1078। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7, यानी एक्चुअली में तो इनफाइनाइट होती है लेकिन एक मेजरमेंट के लिए हम 22/7 ले लेते हैं। तो r क्यूब हो जाएगा आपके पास, जब पाई इधर जाएगा नीचे हो जाएगा पाई। ठीक है, पाई नीचे हो जाएगा तो ये 22/7 होगा तो उल्टा हो जाएगा 1078 इंटू 7/22। ठीक है। तो 107 इंटू 7/22 हो गया आपके पास ये। अब हमें आर की वैल्यू निकालना, रेडियस। ठीक है, रेडियस निकालनी है तो हम इसे कैंसिल करके देखते हैं क्या आ रहा आंसर। 1078 इंटू 7/22। ठीक है। अब हम, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो है आपका लाइक आपको रेडियस निकालना है, तो आप या तो कैलकुलेशन डायरेक्ट काट के देख सकते हो या फिर नॉर्मल काट के देख लीजिए। 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 11 नाम 99, बचा 8, 11 8 88। ठीक है, अब ये 49 टाइम जाएगा, 49 टाइम जाएगा तो ये 49 हो गया, ये 7 हो गया, और ये r क्यूब है। तो 49 को हम 7 गुणा 7 लिखते हैं, तो ये 3 बार 7 हो गया अब।
ठीक है, और 3 बार 7 है और आर क्यूब है, तो 1 बार 7 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 7, और किस में दिया था वो, सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। अब अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला देखते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड 1/3 ऑफ हिज गुड्स एट अ लॉस ऑफ 50%। ठीक है, यानी कोई एक शॉपकीपर है, वो अपने सारे गुड्स का, यानी जो भी सामान है उसका 1/3 पार्ट जो है वो 15% के लॉस में बेच रहा है, और टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी 10% के प्रॉफिट, और जो होल ट्रांजेक्शन है उसमें 10% का प्रॉफिट के लिए, टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ही शुड सेल द रिमेनिंग आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर था, दुकानदार, उसके पास कुछ गुड्स है, टोटल गुड्स सपोज 90 है। ठीक है, 90 सामान है, 90 टोटल काउंट 90 है। तो उसका 1/3 पार्ट, यानी 1/3 क्या हो जाएगा, 30। 30 सामान को, यानी 30 पार्ट को आप ये बोल सकते हो, जैसे 90 पेंसिल है तो 30 पेंसिल को 15% के लॉस में बेच रहा है। और अब आगे बोला है टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो अब अगर होल ट्रांजेक्शन में, यानी 90 के ऊपर 10% का प्रॉफिट होने के लिए, 90 के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, 30 के ऊपर नहीं, 90 के ऊपर 10% का प्रॉफिट होने के लिए जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, 30 तो ये हो गया, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 60, तो उसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो देखते हैं। तो हमें 3 चीज़ याद रखना है, 15% और 10% ये हो गया। ठीक है, तो देखो ऐसी कोई वैल्यू ले लो जो आपको इजी पड़े, बाकी तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो मैंने 90 ही ले लिया, और मैंने मान लिया कि 90 पेंसिल है, और मैंने मान लिया एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है। तो 90 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 90 रुपये। तो उसका 1/3 पार्ट, यानी 30 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 30 रुपये। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग बची 60 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस, 60 रुपये। सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ ना मेरे पास कोई फॉर्मूला है अभी ना कुछ है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका 15% लॉस में बेच रहा है 30 पेंसिल को, तो 30 का 50% हो जाएगा आपका 30 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100। ये सब आपको फास्ट निकालते आना चाहिए। ठीक है, तो आप 5 से काटेंगे, 5 3 जा, 5 2 जा। ठीक है, ये आपके पास 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 4.5। ठीक है, तो 4.5 माइनस करना है, तभी लॉस होगा वो 4.5। तो 30 में से 4.5 गए तो ये आपका हो जाता है 25.5, यानी 30 पेंसिल को वो 25.5 रुपये में बेचेगा, जो लॉस हो रहा 4.5 का। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि उसको होल ट्रांजेक्शन में 10% का प्रॉफिट होने के लिए, होल ट्रांजेक्शन में 10% का प्रॉफिट मतलब 90 का 10% हो जाता है 9, तो 99 रुपये आने के लिए, 99 रुपये आने के लिए, देखो टोटल कितने में बेचना चाहिए उसे, सारी सामान को लेकर 99 रुपये। अब उनने बाकी जो 30 सामान था उसको 25.5 में बेच दिया, और अब उसको चाहिए टोटल 99, तो 99 में से 25.5 जो जाएंगे वो बाकी बच के इधर आएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, 99 में से 99 में से 25.5 माइनस करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, ये 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 5 गया 3, और ये 7, आई थिंक यही आएगा, 5 और 5 10, 5 3 8 और 1 9 7 है। ठीक है, 73.5। तो रिमेनिंग, जो रिमेनिंग था आपका वो कितने में बेचना चाहिए, 73.5। ठीक है, और क्योंकि ये 25.5 हो चुका था और ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहिए उसे, तो 99 में बेचना पड़ेगा, और 25.5 यहाँ हो चुके हैं, तो 99 लाने के लिए कितना, बाकी के आर्टिकल को कितना बेचना पड़ेगा, 73.5। मतलब प्रॉफिट कितना चाहिए, 60 था, अब और कितना ऐड करना पड़ेगा कि 73.5 हज़ार 13.5। ठीक है, ये तो आ गया आपका प्रॉफिट इन रुपीज़। अब हमें लाना है इन, आप बोल सकते हो परसेंटेज, तो सिंपल है, परसेंटेज में लाना है तो 13.5, 13.5 जो था हमारा प्रॉफिट है, 13.5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, यानी सीपी पे ही कैलकुलेट होता है ना परसेंटेज। तो अगर जब आप इसको कैंसिल करोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा, देखते क्या आता है। ये सब कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। तो 135 इंटू 100 डिवाइडेड बाय
मैं करके दिखा रहा हूँ इसलिए अब मेरे को टाइम लग रहा है। आपका कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए, आप इजीली जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, ये 10 मतलब डेसिमल हटा के मैंने 10 लगा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 135 को 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 दूनी 12, बचा 1, 6 दूनी 12, बचा 3। ठीक है, तो 22 सही 3/6 क्या आ गया, 22 सही 3/6, 22 सही 3/6, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 22 सही 1/2, 3 से कट जाएगा ये। ठीक है, 22 सही 1/2 आपका आंसर है। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं थर्ड वाला प्रॉब्लम। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो थर्ड वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है देखते हैं हम इसके। देखो, थर्ड वाले प्रॉब्लम में बोला है, पहले मैं इसको भी थोड़ा हटा देता हूँ। थर्ड वाले प्रॉब्लम में बोला है एन एग्जामी हैज़ टू सिक्योर, यानी कोई एग्ज़ाम देने वाला है उसको एग्जामी बोलते हैं। हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास एन एग्जाम, यानी उसे 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। जो भी टोटल मार्क्स होगा उसका 40% मार्क्स पासिंग मार्क्स है, तो उसे 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। ही सिक्योर 180 मार्क्स एंड फेल्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स, यानी उसने 180 मार्क्स तो ला लिए लेकिन फिर भी वो 180 मार्क्स से फेल है, तो मतलब उसका पासिंग मार्क्स कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है 360। आप ऐसे ही बता सकते हो। ठीक है, 180 मार्क्स लेके आए उसने, 180 मार्क्स लेके आए, लेकिन फिर भी वो 180 मार्क्स से रह गया, मतलब पास नहीं हो पाया, क्योंकि पासिंग मार्क्स यही होना चाहिए। तो 180 मार्क्स से रह गया, तो 360 उसका पासिंग मार्क्स है। क्लियर है। अब ये किसके बराबर बोल रहा है, इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स, द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज हाउ मच। अब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पूछ रहा है, तो उसका 40%, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स सपोज हमने एक्स ले लिया, उसका 40% जो है वो पासिंग मार्क्स है, तो उसका 40% कितना हो जाएगा ये, और पासिंग मार्क्स निकलता है उसके थ्रू। तो पासिंग मार्क्स अब भी हमने देख लिया 360 आ रहा था। ठीक है, यही देखा ना। तो जस्ट हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, 360 × 100 डिवाइडेड बाय 40। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल, 4 नाम 36, तो 90 हो जाएगा, और ये 10, तो 900 आंसर आपका आ गया। तो बिल्कुल आप एक ही बार में उड़ा सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। तो आपका क्या आ गया, 900। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर सचदेव गेट्स इंक्रीज बाय 5%, यानी कोई मंथली सैलरी है, सचदेव है पर्सन, उसकी मंथली सैलरी 5% से बढ़ जाती है। तो सपोज स्टार्ट में उसकी 100 रुपये होगी, लेकिन मंथली सैलरी 5% से बढ़ गई, मतलब 105 हो गई नई सैलरी। ठीक है, ये हमारी एज्यूम वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हमने मान लिया कि 100 रुपये होगी। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं वैल्यू, लेकिन 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि उसका परसेंटेज निकालना ईजी होता है। देयर बाय हिज सैलरी बिकम्स ₹15,120 पर मंथ, यानी जब 5% से बढ़ी उसकी सैलरी तो कितनी हो गई, 15,120। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 105 आया हमारा, ठीक है, 105 जो आया, 1 मिनट में ये रफ कर देता हूँ। तो 105 जो आया है वो हमारी एज्यूम वैल्यू, तो 105 के बराबर 15,000 कितना दिया है, 15,120, 15,120 आपको गिवन है। ये देखो, हमेशा एज्यूम वर्सेस एक्चुअल करके आंसर जल्दी आ जाता है। ठीक है, एज्यूम वर्सेस एक्चुअल, ये एक्चुअल है ये एज्यूम है। तो 105 के बराबर 15,120, तो उसने पूछा है कि हिज अर्लियर मंथली सर, यानी 1 महीने पहले की, बिफोर द इंक्रीज, यानी इंक्रीज नहीं हुआ था तब की, तो हमने तब लिया था 100, तो 100 के बराबर कितना। ठीक है, 100 के बराबर कितना, तो जस्ट अब तुम्हें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 15,120 इंटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एक्स की वैल्यू निकालना है ना, डिवाइडेड बाय 105। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो 15,120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, 15,120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105। ठीक है, तो 5 से ही कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया आपके पास ये, अब 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा, 3 10 ज़ा, 3 1 ज़ा, और ये हो जाएगा 3 8 है 24, यानी 1,008 समथिंग आएगा। तो
3 8 24 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो 1008 आ गया आपके पास। 1008 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 7, ऐसा कुछ आया। 1008 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से कैंसिल हो जाएगा ये। 7 एकम 7, 8 9 10, मतलब 3, 7 1 7 चौको 28, 7 4 ज़ा 8, 28। ठीक है, 30 था तो 28 आ गया, फिर से 28 हो गया, 7 4 ज़ा 28। तो ये हो गया आपके पास 144 एन इंटू 20। तो आपके पास यहाँ यहाँ आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया है, देखते कहाँ किया है। 1520 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या है 105। क्लियर है। तो आपको कैंसिल करना है, इसको मैं एक बार रफ करके लिख देता हूँ, थोड़ा वैसा हो गया इसलिए गड़बड़ हो सकता है। 15120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105। तो अगर आप सबसे पहले 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा आपके पास 5 दूनी 10। ठीक है, अब आप 3 से काटोगे तो 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा, तो मतलब 5040। ठीक है, अब 5040 को आप 7 से काटोगे तो आएगा आपके पास 7 49, बचा 1, 7 दूनी 14, 720 आ जाएगा। 720 इंटू 20, ये 20, 720 इंटू 20 हो जाएगा आपके पास 14,000 समथिंग, 14,400 कुछ। ठीक है, 72 दूनी 144, 1440 कुछ हो जाएगा, 144, और ये हो जाएगा आपके पास डबल ज़ीरो ये वाले। तो आपका आ जाएगा 14,400 जो आपका ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, ये। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही जल्दी से कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस में चल रही है इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रही है। 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर। तो सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिविटी स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? जो स्पीड दी है उसको माइनस कर दीजिए, तो 10 किलोमीटर पर आवर रिलेटिविटी स्पीड। ठीक है, द फास्टर ट्रेन पासेज द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड। 36 सेकेंड में उसने फास्टर ट्रेन जो है आपकी उसने पास कर लिया स्लोअर ट्रेन को। ठीक है, तो हमें किलोमीटर पर आवर में आंसर निकालना है कि किस में देखते हैं हम? हमें मीटर में आंसर निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, ऐसा कुछ लेंथ निकालना है हमें। ठीक है, द फास्टर ट्रेन पासेज द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन इज। यानी हर ट्रेन की लेंथ, मतलब सिंगल ट्रेन जो है उसकी लेंथ बताइए। तो चलिए देखते हैं हम इसे। तो हमें क्या क्या गिवन है? आपको पहला तो गिवन था, लाइक आपको पहली चीज़ गिवन थी कि रिलेटिविटी स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप फिर वो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर करते रहोगे। किलोमीटर पर आवर को ये पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से। ठीक है, तो ये 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा, तो ये जाएगा आपके पास 25/9 मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही जो आपका है सेकंड चीज जो आपका गिवन है, 36 सेकेंड उसको क्रॉस करने में लग रहे हैं, 36 सेकेंड उसको क्रॉस करने में लग रहे हैं। तो रिलेटिविटी स्पीड जो थी उससे आप 36 का मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब जो 36 सेकेंड लग रहे हैं, क्योंकि देखो जब वो ट्रेन पास करेगी तो उसका पास करने का मतलब क्या है, यानी उसको कवर करने का, जो फास्टर ट्रेन है वो पूरी निकल जानी चाहिए, उसका लास्ट छोर जो है वो फर्स्ट वाली जो स्लोअर ट्रेन थी उसके फर्स्ट वाले छोर से कनेक्ट होना चाहिए, तब उसको बोला जाता है कि वो निकल गई। जैसे अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको, ऐसा कुछ, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे ना। जैसे एक ट्रेन थी ये, ठीक है, दूसरी ट्रेन यहाँ पहुँच जाना चाहिए, यहाँ मतलब निकल गई आगे, तो ये पास कहला जाएगा, यानी इसने पास कर ली, ये वाली ट्रेन ने इसको पास कर लिया, यानी आगे चली गई। ठीक है, तो रिलेटिविटी स्पीड हमने इसलिए निकाले थे, और कितने 36 सेकेंड में कवर कर रही, तो इसलिए हमने 36 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 ज़ा, तो 100 मीटर आ गया, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर आपके पास आ गया। अब आपको जो 100 मीटर आया है वो डिस्टेंस कवर्ड आया है। ठीक है, डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस कवर किया है, ये आपके पास 100 मीटर आ गया। अब हमें निकालना है ट्रेन की लेंथ। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 100 मीटर। ठीक है, 100
मीटर। क्लियर है। टोटल डिस्टेंस 100 मीटर था, यहीं से स्टार्ट हुई थी ट्रेन और यहाँ तक खत्म हुई है, नहीं सपोज ये खत्म हो गई इधर, ठीक है, 100 मीटर है टोटल। तो मुझे बताइए जब दोनों ट्रेन की लेंथ इक्वल थी और टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है तो एक ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? 50 मीटर। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 50 जो आपको दिया होगा, ठीक है, 50 मीटर, ये 50 मीटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने का थोड़ा आइडिया लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ लगता है कि ऐसी चीज़ समझ में नहीं आया या फिर कुछ बुरा लगे तो ऑफकोर्स उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा कि क्या सुधारना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।